नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं किसका जिक्र कर रहे हैं आपको बताते हैं। जेम्स बॉन्ड फिर से लौट आए। एस जयशंकर की डिप्लोमेसी फिर से चलने लगी। भारत की कूटनीति का असर पड़ोसी मुल्कों पर दिखने लगा है और असर की शुरुआत हुई है मालदीव से। मालदीव के वो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, ये वो व्यक्ति हैं जिसने कुछ समय पहले चीन की चाल में फंसकर मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया। लेकिन जैसे ही चीन के डेट ट्रैप ने मालदीव की लुटिया डुबोई, मालदीव की नाव को भारत का ही किनारा दिखा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के लिए सबसे पहले खड़ा रहता है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एस जयशंकर की डिप्लोमेसी सुपरहिट। चीन ने दिया धोखा, भारत से दोस्ती फिर से फिक्स। रिश्तों का नया चैप्टर, मोइज्जू को हुई भारत की कदर। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी, रिश्तों में नरमी लौटी। भारत मालदीव साथ, नई सरकार, नई शुरुआत। मालदीव में इलेक्शन थे, जीत की होड़ थी। दावे और वादे के बीच मोहम्मद मोइज्जू कुछ फिसले और मालदीव से इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। इंडिया बाइकॉट के साथ मालदीव की गद्दी तो मिल गई, लेकिन फजीहत भी जबरदस्त हुई। लेकिन समय रहते मोइज्जू ने इंडिया से संबंधों को सुधारने की कोशिश भी शुरू कर दी। कुछ समय पहले मालदीव के लीडर्स के भारत विरोधी बयानों के बाद भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव से दूरी बना ली। इसके बाद मोइज्जू के रुख में नरमी तो आई, लेकिन चीन के साथ संबंधों में कभी खटास नहीं आई। ऐसे में सवाल उठता है कि मालदीव के लिए चीन इतना जरूरी क्यों है और भारत कितनी अहमियत रखता है। चीन हिंद महासागर में अपना दायरा बढ़ा रहा है। भारत उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। इसी को ध्यान में रखकर चीन मालदीव में अपना निवेश बढ़ा रहा है। चीन का मकसद भारत को मालदीव से दूर रखना है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। उसकी अर्थव्यवस्था वहां पहुंचने वाले पर्यटकों के कारण चलती है। मालदीव चाहता है चीन पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसे सहयोग करे। मालदीव चीन से मुक्त व्यापार समझौता चाहता है। चीन मालदीव की मदद करके उस पर अपना प्रभाव बनाना चाहता है। दोनों की दोस्ती को भारत के लिए खतरा माना जाता रहा है। मालदीव में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीन ने निवेश किया है। चीन की एक पॉलिसी है जो वर्ल्ड लीडर्स से छिपी नहीं है। चीन का प्लान है अपने डेट ट्रैप में उन देशों को फंसाना जिनकी इकोनॉमी या तो डेवलपिंग है या फिर डूबने के कगार पर है। ऐसे में चीन उन देशों को कर्ज देकर उन पर अपना दबदबा बनाता है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक साल 2010 से 2020 तक कम और मध्यम आय वाले देशों को दिए गए इसके कर्ज में 3 गुना बढ़ोतरी। 2020 के अंत तक ये रकम $170 बिलियन तक पहुंच गई। चीन के कर्ज ट्रैप में दुनिया भर के कई देश फंसे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, कीनिया, मंगोलिया, जाम्बिया जैसे देश शामिल। चीन पहले गरीब देशों को कर्ज देता है, फिर उन देशों को अपनी प्रमुख प्रॉपर्टी से कंट्रोल छोड़ना पड़ता है।
ये प्रॉपर्टी रणनीतिक तौर पर चीन के लिए काफी अहम होती है। चीन इसके जरिए खुद को मजबूत और ताकतवर बनाता जा रहा है। मोइजू पिछले साल ही सत्ता में आए थे और अपने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने भारत के असर को कम करने का वादा किया था। उनके सत्ता में आने के बाद ही भारत के साथ रिलेशन तनावपूर्ण हो गए। भारतीय सेना को मालदीव से हटाने की बात कही। मालदीव के नेताओं की भारत विरोधी बयानबाजी ने हालात और बिगाड़ दिए। इसका सीधा असर वहां के पर्यटन पर पड़ा, जिसका गहरा कनेक्शन भारत से है। पिछले साल मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में करीब 50,000 की कमी आई और $150 मिलियन का नुकसान हुआ। मोइजू को यह बात समझ आ चुकी है कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है तो भारत का साथ जरूरी है। उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। लेकिन सिर्फ मालदीव को ही भारत की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि भारत ने कई बार अपने पड़ोसी देशों की मदद की है। 1980 में भारत ने भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान की। 2001 में भारत ने अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में अरबों डॉलर की सहायता प्रदान की। साल 2004 में भारत ने श्रीलंका में सुनामी के बाद सहायता पहुंचाई। साल 2007 में भारत ने बांग्लादेश में साइक्लोन सिद्र के बाद सहायता पहुंचाई। 2008 में भारत ने म्यांमार में चक्रवात नारगिस के बाद सहायता पहुंचाई। 2010 में भारत ने पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई। साल 2014 में भारत ने मालदीव में जल संकट के दौरान पानी की आपूर्ति की। साल 2015 में भारत ने नेपाल में भूकंप के बाद सहायता पहुंचाई। 2017 में भारत ने नेपाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई। 2017 में ही भारत ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सहायता पहुंचाई। भारत के हेल्पिंग नेचर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर कई बार खींचा है। ये महज कुछ गिनतियां ही हैं, लेकिन अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो लिस्ट और भी लंबी होगी। कोविड के दौरान भी भारत का स्टैंड क्लियर था, वसुधैव कुटुंबकम का। इंडिया के हेल्पिंग नेचर ने इंडिया को आगे पहुंचाया है और मालदीव का साथ आना तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आज जहां चीन दुनिया में अपने टेक ट्रैप के लिए जाना जाता है, वहीं इंडिया अब बढ़ चला है। विश्व गुरु बनने की ओर इंडिया अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर आखिरी चरण की वोटिंग पूरी हुई थी। इससे पहले 18 सितंबर को पहले और 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है, इसीलिए वोटर्स को चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। चुनाव अधिकारी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंटों के साथ मतगणना केंद्रों पर पहुंचेंगे। वहीं मतदान अधिकारियों को सुबह 6 बजे तक उनकी संबंधित मतगणना टेबल पर तैनात कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने हैं। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिवली सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक चुनाव परिणाम के नतीजे, हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज इंडिया पर मिलेंगे। सुबह 6 बजे से लगातार देखिए महा कवरेज न्यूज इंडिया पर विधानसभा चुनाव के लिए, और इसको लेकर के तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को उनके संबंधित जगह पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि कल गिनती होनी है और गिनती को लेकर के तमाम प्रशासनिक अमला उसी में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करना, मूर्तियों को खंडित करना एक तबका अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा या लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है, भद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी उसके लिए। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया है, लेकिन बंगला खाली होने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है और बिहार में राजनीति पारा बढ़ गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वे बंगले में लगे महंगे सामान अपने साथ उखाड़ ले गए हैं। इसमें नए सोफे, एसी, हाइड्रोलिक पलंग और महंगा मिरर शामिल है। बाथरूम की टोंटियां भी उखाड़ ली गई हैं। बीजेपी इसे सरकारी संपत्ति की लूट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि बंगले में सामान गायब होने के मामले को लेकर बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये बंगला आवंटित हुआ है और वे दशहरा के बाद इसमें शिफ्ट होंगे। बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली तो कर दिया लेकिन कीमती सामान ले गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा, सपा बहादुर अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए सरकारी बंगले से हाइड्रोलिक सोफा, बेड, कारपेट, सोफा, एसी, वाटर कूलर, टोंटी, आरओ टोंटी, फाउंटेन लाइट लेकर ले उड़े। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव, सपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का डीएनए एक ही है। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब सरकारी बंगला खाली किया था तो उत्तर प्रदेश की सियासत में टोंटी चोरी की सियासत गर्मा गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब अपना सरकारी बंगला खाली किया था तब उन पर तोड़फोड़ और बंगले से टोंटी ले जाने का आरोप लगाया था।
खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक स्पा सेंटर में उस वक्त भगदड़ मच गई जब अचानक पुलिस आ धमकी। पुलिस वालों को देख युवक युवतियां सहम गए। वहां मौजूद लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। सब खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। यहां कई सारे लड़के लड़कियां मौजूद थे। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि यहां मसाज नहीं बल्कि अवैध तरीके से जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 धांधली मामले में डमी अभ्यर्थी बनाकर बैठाने वाली वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर रेंज आईजी की टीम ने वर्षा को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है। दरअसल वो लंबे समय से स्टूडेंट बनकर फरारी काट रही थी। अब एसओजी मुख्यालय जयपुर में वांटेड वर्षा बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि वर्षा जालोर के सांचौर के सरनाऊ गांव की रहने वाली है। एसओजी ने बताया कि वर्षा जोधपुर में सरकारी टीचर के पद पर थी। वो डमी अभ्यर्थी बनकर कई परीक्षाएं दे चुकी है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 में एसआई जगदीश सिंह ने वर्षा को अपनी बहन इंदुबाला और भगवती की जगह डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा में बिठाया था। वर्षा बिश्नोई ने दोनों बहनों के बदले एग्जाम देने के लिए 15-15 लाख रुपए लिए थे। मंत्री एके शर्मा भदोही जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे। उन्होंने जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले की कई समस्याओं पर चर्चा हुई और उसके निराकरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल दरभंगा जाने के दौरान मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र पहुंचे, जहां पर जारंग चौक पर पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश अभी दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है, एक तरफ सीमा पर और दूसरी तरफ देश के अंदर। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस ने अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी की। तंत्र मंत्र और इलाज के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। थाना कंदरापुर और थाना महाराजगंज से एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। एसपी आजमगढ़ ने पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि काफी दिनों से लोगों की धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायतें मिल रही थी। राजस्थान में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बदलते मौसम के कारण बढ़ रही इस मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजस्थान में पिछले 2 सप्ताह में डेंगू के करीब 2200 नए मामले सामने आए हैं। पिछले करीब 10 दिन में डेंगू की जो बीमारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें कई छात्राएं, पढ़ने लिखने वाले और लोग शामिल हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी शैलेंद्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक ने भले ही कहा हो कि जयपुर में डेंगू से कोई डेथ नहीं हुई है, हालांकि अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो डेंगू से तकरीबन 5 लोग की डेथ हो चुकी है। ये एक शुक्र की बात है कि जयपुर के अंदर डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। फिलहाल मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट है और अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से दिवाली तक चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन लगातार जो आ रहे हैं मरीज, उनकी देखरेख करता है और उनको बीमारी से बाहर निकाल पाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ शैलेंद्र शर्मा, जयपुर, न्यूज इंडिया।